रहमत रमज़ान रहमत रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी लाइव इफ्तार ट्रांसमिशन रहमत रमज़ान में आप तमाम लोगों को एक बार फिर से खुशामदीद। जनाब, हमारा हेल्थ सेगमेंट होता है। हेल्थ सेगमेंट में हमेशा से हम यहाँ पे डॉक्टर्स को बुलाते हैं, मदऊ करते हैं और वो हमारे साथ जिस किस्म की डिस्कशन करते हैं हमेशा से वो हमारे लिए भी मुफीद साबित होती है। हम भी मुस्तफ़ीद होते हैं, यकीनन आपके लिए भी मुफीद साबित होगी, आप भी मुस्तफ़ीद होंगे। इससे बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, बहुत सारी बातें होती जानने वाली। ख़ास तौर पर रमज़ान में जिस तरीके से हमारा डाइट का पूरा जो एक स्केड्यूल है वो बिल्कुल बदल जाता है और हम जो है अपनी टाइम टेबल से कुछ हट के कुछ काम करने लग जाते हैं। सुबह सहरी में इतनी जल्दी जो है वो खाना पीना, सहरी लेना, उसके बाद इफ्तार में, और इफ्तार में ख़ास तौर पे गैर मतवाज़िन किस्म की ग़िज़ाओं का इस्तेमाल, चीज़ों का इस्तेमाल, जैसे कि बहुत ज़्यादा ऑयली, हाई कार्ब्स हम लोग लेने लग जाते हैं। चीज़ें ये सब कुछ कुछ लोगों को सूट करती हैं, कुछ लोगों को सूट नहीं करती हैं। हम अक्सर डाइटिंग के चक्कर में होते हैं। डाइटिंग का कॉन्सेप्ट भी एक तो हमारे यहाँ बड़ा गलत है कि इससे हमने कमज़ोर हो जाना है, वीक हो जाना है। डाइटिंग डजंट मीन दैट। इसका मतलब तो ये है कि आप ऐसी चीज़ें जो है न्यूट्रिशियस किस्म की लेना शुरू कर दें कि जो आपकी हेल्थ को ज़्यादा जो है वो सपोर्ट करे, बैलेंस करे। खैर, इस सिलसिले में भी बात करेंगे हमेशा की तरह। आज भी हमारे स्टूडियो में हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, बहुत ही होनहार काबिल नौजवान डॉक्टर्स हैं। जनाब, हमारी पहली मेहमान शख्सियत जो हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर मोहम्मद अदनान सरवर, जो कि एक मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं और किस तरीके से मेडिसिन को ये ट्रीट कर रहे हैं, किस तरीके से अपने पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं। आज हमें क्या कहिए मुफीद किस्म की बातें बताएंगे, हम जानेंगे खुद इनसे। जो हमारी दूसरी मेहमान शख्सियत आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, डॉक्टर दानिश हसनैन, जो कि स्पेशलिस्ट ENT, यानी कि फिर वही बात जनाब, ईयर, नोज़ एंड थ्रोट, यानी कि इन तीनों से रिलेटेड जो अमराज हैं बहुत ज़्यादा, हमारे बच्चे भी इनका शिकार होते हैं, बड़े भी इसका शिकार होते हैं। ये सारी बातें जानेंगे हम इनसे। अगर आपके ज़हन में भी कोई बात है, आप हमसे कोई सवाल करना चाहते हैं, सिर्फ एक कॉल कीजिए 0418507721। जब ये डिजिट्स आप मिलाएंगे तो आपकी कॉल हम तक पहुंच जाएगी। जनाब, आपका सवाल यहाँ पे सुना जाएगा और आपके सवाल का फ़ौरन जवाब भी दिया जाएगा। ये नंबर मैं आपको उर्दू में भी बता दूँ, 0418507721। हमेशा की तरह बढ़ते हैं अपने मेहमानों की जानिब और शुरू करते हैं आज की बातचीत का सिलसिला। अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले खुशामदीद एंड थैंक यू सो वेरी मच कि आप दोनों जो है खासी देर से जो है यहाँ पे स्टूडियो में मौजूद थे। आई नो दैट समटाइम्स ऐसा होता है, तो ये कि आप लोगों का जो आना है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल है और आज उससे बढ़ के जो डिस्कशन होगी वो हमारे लिए उससे भी ज़्यादा स्पेशल है। रमज़ान कैसा गुजरा आपका? बल्कि गुजर रहा है, ख़त्म तो नहीं हुआ, रमज़ान गुजर रहा है, तो कैसे रहा? किस रूटीन स्केड्यूल सब जो है वो एडजस्ट हो गया, मैनेज हो गया? अभी भी अब तो लगता होगा कि जैसे रमज़ान के बगैर आगे दिन गुजारना मुश्किल हो जाएगा। बस अब वो एक आदत सी डेवलप हो गई है। रमज़ान जो है वो एक लाइफस्टाइल बन जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तौर पे मैदे के पेशेंट के मैदे में जलन हो गई, तजाबियत हो गई, भूख ना लगना। रमज़ान में किस किस्म की बढ़ जाती हैं बीमारियां और अमराज? मैदे के मसले ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा। जिसमें तजाबियत बढ़ जाती है, जलन, भूख ना लगना, अक्सर लोगों को वॉमिटिंग आ जाना, ये मसले बढ़ जाते हैं। अच्छा। उसकी वजह यही है कि मुरगन चीज़ें ज़्यादा लोग खाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, तो क्या ये जो एक नौजिया सा रहता है पूरा दिन के, मतलब दिल मतलाए रहना, खाने को ऐसा लगता है जैसे वॉमिट होने लगेगी लेकिन होती नहीं है, क्या ये सब भी इसी तरह ऑयली खानों की वजह से, बाहर के खानों की वजह से होता है? सारा चेंज कर देते हैं, एकदम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, सही, फिर रोज़े की वजह से एकदम बिल्कुल नहीं खाया जाता, वो स्टोमक के बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, वो फिर एक को बंद किया जाता है, उसको मसल्स को रिलैक्स होने का टाइम ही नहीं मिलता, एडजस्ट होने का स्टोमक को, कि वो एडजस्ट हो जाए और अपनी चीज़ें सारी सेटल डाउन कर लें। इस वजह से हमारा जो शेड्यूल है ना सारा डिस्टर्ब होने की वजह से स्टोमक के मसले शुरू हो जाते हैं। अच्छा, हम समझते हैं, देखिए ये बात तो एक फैक्ट है कि रोज़ा एक रिफ्रेशल है और आप लोगों आपका इंसान का जितने भी आपके सिस्टम्स हैं वो तमाम ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म करने लग जाते हैं। वाई? क्योंकि एक गैप मिल जाता है उनको रिलैक्स करने का और फिर से रीजनरेट करने का अपने आप को। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि मतलब ये आई थिंक ये डाइट का डिसबैलेंस ही है जिसकी वजह से आप तरह तरह की बीमारियों का शिकार होते हैं। एग्जैक्टली, डाइट का डिसबैलेंस ही है। उसके अंदर यही है कि हम इतना ज़्यादा अपने डाइट को चेंज कर लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं, जो नॉर्मल डेज में हम लोग नहीं कर रहे होते। अच्छा, नॉर्मल डेज में हम लोग इतने पकोड़े, समोसे, इस तरह की चीजें नहीं खा रहे होते। डॉक्टर साहब, क्या ये मॉडिफाई करना है? आई डोंट थिंक कि मतलब ये, बल्कि ये तो हम ज्यादती कर रहे हैं अपने साथ ना। ठीक है, ये डेफिनेटली अच्छा, सहरी में, इफ्तार में, डॉक्टर अदनान, मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को रिकमेंड करें कि किस किस्म की डाइट जो है वो, स्पेशली सहरी में, हम पहले सहरी की बात करेंगे कि आपको सहरी में किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, किस किस्म की चीज़ जो है वो आपके दस्तरखान पे होनी चाहिए, जिसको आप अपनी इनटेक बनाएं ताकि पूरे दिन एनर्जी लेवल भी आप उसको मेंटेन कर सकें और भूख प्यास का जो एहसास है वो भी कम हो।
दो के होता तो है लेकिन उसको कम किया जा सके, खास तौर पे गर्मियों के रोज़े की वजह से। मैं समझता हूँ कि हमें पूरी बैलेंस डाइट लेनी चाहिए सहरी के टाइम। मसलन उसमें प्रोटीन्स भी होने चाहिए, अच्छा। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होने ठीक चाहिए, है। उसमें वाटर भी होना ठीक चाहिए, है। उसमें आपके विटामिन्स भी होने चाहिए। ठीक है। अब ये सारी चीज़ों को हासिल करने के लिए हमें रोटी, साथ में आपका कोई प्रोटीन्स वाली चीज़ जो कि चिकन हो जाए, ठीक है। दालें हो जाएं, कोई भी मीट अच्छा। वो हो जाए, अच्छा। साथ में रोटी के साथ, गंदम के साथ। ठीक है। गंदम आपको फाइबर दे देगी, अच्छा। मीट आपको प्रोटीन्स दे देगा। ठीक है। ये दो चीज़ें हो गई। ये तो एक नॉर्मल इंसान के लिए बात हो रही है कि आपने प्रोटीन भी लेने हैं, आपने विटामिन भी लेने हैं, ये सब आपके जो इन्होंने डॉक्टर साहब ने डाइट भी बताई, इस तरह की खाने भी बता रहे हैं। हम उन पेशेंट्स के बारे में भी बात करेंगे जिनको ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं कि वो प्रोटीन नहीं ले सकते, गोश्त का इस्तेमाल नहीं कर सकते, दालों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुख्तसर सा वक्फा आप हमारे साथ रहिएगा। रहमते रमज़ान, रहमते रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी लाइव इफ्तार ट्रांसमिशन रहमत रमज़ान में एक बार फिर से खुशामदीद। आज जो डॉक्टर हजरात हमारे साथ मौजूद हैं, मैं एक बार फिर से मुतारफ़ करवाती चलूँ उन तमाम व्यूअर्स को, दोस्तों को जिन्होंने हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अदनान सरवर जो कि एक मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं, और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दानिश हसनैन जो कि स्पेशलिस्ट ENT हैं। अब जनाब इनसे रिलेटेड अमराज के हवाले से हम इनसे बात करेंगे। रमज़ान में तरह तरह की शिकायतें हो जाती हैं, ब्रेक पे जाने से पहले भी हम यही बात कर रहे थे कि मैदे के अमराज बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और इसकी जो ख़ास बड़ी वजह है वो है जनाब आपकी डाइट में ये जो डिसबैलेंस होता है। आप उल्टी सीधी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं या ऑयली चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं। सहरी में किस किस्म की चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, और ऐसे पेशेंट्स के जिनको गोश्त खाना मना है, दालें खाना मना है, तो प्रोटीन को किस तरीके से अपनी डाइट का जो है हिस्सा बनाएं। तो उसमें यह कि आप सब्जियां ऐड करें, जिसमें ये जो सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां हैं वो ऐड ऑन कर सकते हैं आप। ठीक है। सबसे सब्ज़ बेहतरीन पत्तों वाली सब्जियां ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए, जैसे पालक है, मेथी है, इसके अलावा पालक और है, भी जितनी साग ग्रीन है, वेजिटेबल है। बिल्कुल ऐसा ही वो ऐड करें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो हाँ जी, तो अच्छा डॉक्टर साहब हमारे यहाँ एक ये भी है कि खाने को बहुत ओवर कुक किया जाता है, मतलब जितनी ज़रूरत है भी नहीं उससे भी ज़्यादा उसको गलाया जाता है। क्या ये सही तरीका है खाना पकाने का? नहीं, बेहतर नहीं है। बेहतर तो ये है कि खाना पकाने से पहले जो चीज़ें हैं उनको अच्छी तरह साफ़ करके धोया जाए और नॉर्मल पकाया जाए। ठीक है। अच्छा, और जिन सब्जियों को छिलके के बगैर हम इस्तेमाल करते हैं, अक्सर जो है फाइबर का जो इंटेक है वो तो छिलकों में ही होता है, और सब्जियों की फायदियत ही हम खो देते हैं। सही। ठीक है, तो इसमें आप क्या रिकमेंड करेंगे कि सब्जियों को किस तरीके से हमें इस्तेमाल करना बेस्ट चाहिए? तो यही है कि आप विद फाइबर वो छिलके के साथ ही लें, फाइबर आपके साथ, विटामिन भी उसमें होते हैं। ठीक है। वो अच्छी तरह साफ़ करें पहले, उसके बाद उसको बनाएं, पकाएं। लेकिन हमारा रूटीन थोड़ी चेंज है, वो हम लोग उतार देते हैं। बेहतर तो ये ऐसा। अच्छा डॉक्टर दानिश, हम मज़ीद इस सिलसिले में बात करते हैं। हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, उन्हें भी हम अपनी गुफ्तगू में शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी हमारे साथ लाइन पर खुरम मौजूद है। जी मैडम, आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र जी, मैं खैरियत से हूँ। आप कोई सवाल करना चाहते हैं? जी मैडम, मैं ये पूछना चाह रहा था जो हमारे ENT स्पेशलिस्ट हैं इनसे कि ये जो स्नोरिंग है या खराटे जो हैं, क्या ये कोई बीमारी है, ट्रीटेबल है? क्योंकि बहुत से लोग, मुझे अपने कारोबार के सिलसिले में बहुत ट्रैवल करना पड़ता है और कभी कभी रूम शेयरिंग भी करनी पड़ती है, तो अक्सर लोग जो होते हैं वो बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं जब आप उनके साथ सो रहे हों। बहुत से लोगों के पार्टनर्स इस तरह के होते हैं, तो ये क्या ट्रीटेबल बीमारी है कोई, या बीमारी है भी या नहीं? ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब आपसे मैं जानना चाहूँगी। बिल्कुल। अच्छा, ये जो स्नोरिंग है ये बीमारी नहीं है, ये एक बीमारी का सिम्टम या साइन कह लें आप इसको। साइन और सिम्टम ज़रूर है लेकिन बीमारी नहीं है। अच्छा। ठीक है, इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि स्नोरिंग कॉज कर सकती हैं। ठीक है। मतलब जैसे आप अभी हड्डी नाक की टेढ़ी की बात कर रही थी, जिसको हम DNS या डिफ्लेक्टेड या डिविएटेड नेजल सेप्टम कहते हैं, इस केस के अंदर भी स्नोरिंग ये कॉज हो सकती है। फिर सेकेंडली ये कि अगर आपके टर्बिनेट्स जो गदूद है नाक के वो बढ़ गए हैं, ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हैं, एयर फ्लो की ऑब्स्ट्रक्शन है। बेसिकली जो खुदा ने जो एक तख्लीक की है इंसान को, तो तख्लीक इसी वे में की है कि इंसान नाक से सांस ले। ठीक है, हमारा एक जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो यही है कि हमने नाक से सांस लेना। बिल्कुल। तो इसीलिए जब हम दिन में तो कई दफ़ा मुंह से सांस ले लेते हैं, लेकिन रात को हमारी कोशिश होती है, हमारी बॉडी अडॉप्ट कर रही होती है कि हम किसी ना किसी तरह नाक से सांस लेने की कोशिश करें। सही। और उस कोशिश के अंदर अगर हम नाकाम होते हैं तो हम कई लोग फिर मुंह खोल के भी सोते हैं, या फिर उसी कोशिश के अंदर फिर स्नोरिंग जो है वो पार्ट उसका एक साथ आ जाता है, स्नोरिंग भी उसके साथ आ जाती है। तो स्नोरिंग ऑब्वियसली ट्रीटेबल है। अगर हम ये ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव कर देंगे, उसकी कॉज जो रूट कॉज है उसको रिलीव कर देंगे, तो
स्नोरिंग भी रिलीव हो यानी सच हमें कुछ नहीं करना चाहिए, जिस तरह की कोई नेक बैंड आप इस तरीके से रैप कर लें, आपका मुंह बंद हो जाए और आप नाक से मेरा ख्याल है कि जो कॉज है उसको हमें रूल आउट करना चाहिए, बिल्कुल तो स्नोरिंग अपने आप हो जाएगी, बजाय इसके कि हम ये देसी तरीके करेंगे जी अच्छा जो सो रहा है उसको जी 2 थप्पड़ लगा दो, करवट दिलवा दो, वो खुद ही हट जाएगा। करवट दिलवा दो। तो अच्छा डॉक्टर साहब, सुनने वाला तो इरिटेट होता ही है, लेकिन जो खुद स्नोरिंग कर रहा है क्या वो इरिटेट नहीं होता अपने खराटों की आवाज? क्या उसको मुतासर नहीं करती? नहीं, उसको मुतासर नहीं बिल्कुल करती। उसे एहसास ही नहीं होता नहीं, है उसको एहसास ही नहीं होता। ये हमारा एक इसको क्या ले डिफेंस मैकेनिज्म है हमारा बॉडी का, कि हम लोग वो इंसान को सोते हुए अपनी आवाज़ डिस्टर्ब नहीं करती। बिल्कुल उसी तरीके से जिन लोगों की बॉडी ऑडर जो है वो दूसरे लोगों को तो आती है, इरिटेट करती है, लेकिन उन्हें खुद कभी फील नहीं होता। इसको वैसे ना मर्सी, ये जिस तरह की आप बात कर रही है ना कि बॉडी ऑडर की, इसके लिए मैं तो कहता हूँ इनको मर्सीफुल एनॉस्मी है, कि मतलब इनके लिए ये अच्छा है कि इनको अपनी खुशबू या बदबू नहीं और आती। यकीन मानिए कि अगर उनको बताया भी जाए तो उन्हें यकीन ही नहीं आता कि ऐसा कुछ है भी। मेदे के अमराज के बारे में बात करेंगे, जानना चाहेंगे कि क्या क्या कॉजेज होती हैं। एक तो फूड डिस्टर्बेंस आपने बात की, उसके अलावा क्या फिजिकल एक्टिविटी का कम होना भी कोई कॉज हो सकता है? बिल्कुल, आपकी जब एक्सरसाइज कम हो जाए, आपका जब ज़्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो जाए, फिर भी डिस्टर्बेंस हो जाएगी। ठीक है। फूड, स्ट्रेस। अच्छा डॉक्टर साहब, एक नॉर्मल इंसान को दिन में कितनी देर एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम वर्क? आप काम को साइड पे रख दीजिए, एक जो एक्सरसाइज की, मश्क की, कसरत की बात हो रही है वो कितनी होनी चाहिए? 20 मिनट सुबह, 20 मिनट शाम, 20 मिनट सुबह, 20 मिनट शाम। अच्छा, अब उसमें क्या उसका तरीक़ेकार क्या होना चाहिए? ब्रिस्क वॉक, जस्ट ओनली ब्रिस्क वॉक। आप जाएं और किसी भी पार्क में, लॉन में आप वॉक सिंपल करें। वॉक जिसमें आप थक जाएं, जिसमें आपको थोड़ा सांस चढ़े। सही, बहुत स्लो नहीं, मतलब ज्यादा अपने आप को एक्सर्ट करने की जरूरत नहीं है। और ज़्यादा स्लो भी नहीं। बड़ा शौक होता है आजकल लड़कों को भी, आजकल तो खैर नहीं, खैर बहुत अरसे से हम ये देखते हैं कि जनाब बॉडी जो है वो मेंटेन करनी है, गुड लुकिंग भी होना चाहिए, तो वेट लिफ्टिंग करनी है, ये वो सब कुछ। ये क्या इसका हिस्सा है या इससे कुछ अलग चीज़ है? नहीं, जो वेट लिफ्टिंग बहुत हैवी करना ठीक नहीं है, वो एक्सरसाइज का पार्ट नहीं है। उसमें आपका एक लिमिट में तो मसल्स बहुत ज़्यादा हाइपरट्रोफिक बड़े हो जाएंगे, लेकिन जब आप छोड़ेंगे तो वो अपनी पावर खो बैठेंगे। अच्छा, मतलब एक्सरसाइज एक लिमिट तक ही बेहतर है। ये जो बॉडी वेटिंग, बॉडी ज़्यादा मतलब बिल्डिंग वगैरह है, इसको तो हम नहीं एथिकल समझते। ठीक है। अच्छा डॉक्टर इदनान, हम बात कर रहे हैं मेदे की क्या क्या कॉजेज हो सकती है अमराज की, क्या क्या आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया कि फूड का, खाने हाँ, के और फिजिकल एक्टिविटी भी इसको कर सकती है। अच्छा, कुछ लोगों को आदत होती है प्यास लगी रात में, पानी पी लिया, पानी पी के फ़ौरन सो गए, क्योंकि ज़ाहिर है कोई एक्टिविटी तो और नहीं हो रही है, एक गिलास पानी पिया और फिर से आप सो जाते हैं। कि ये चीज़ भी आपकी मेदे की जो है परफॉर्मेंस कारकर्दगी उस पर असर? कोई मसला नहीं है, पानी मुनासिब मिकदार में पिए, सर थोड़ा सा ऊपर कर लें, कोई मसला नहीं। अच्छा ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये बताइए कि मतलब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स क्योंकि रमज़ान मुबारक में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो कोई ये क्या क्या मतलब, ठीक है खाने की बेहतियाती, आप क्या रिकमेंड करेंगे ऐसे पेशेंट्स को किस तरीके से सोना चाहिए? बिल्कुल, क्या उनका बॉडी पोस्चर होना चाहिए? बॉडी बस थोड़ा सा सर की साइड थोड़ा सा हाना ऊंचा ले लें, बस ये रखें। सुबह के टाइम तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मेन जो इशू है गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स के मरीजों को आप क्या रिकमेंड करेंगे? इसके लिए यही कि एक टाइट कपड़े ना पहने, जो टाइट पैंट्स हैं वो ना पहने, टाइट कपड़े। अच्छा। इसके अलावा आप जो सोते हुए अपने सर वाली साइड थोड़ी ऊंची रखें। तीसरा ये कि खाना बहुत पेट भर के बहुत ज़्यादा ना खाएं, उसको डिवाइड करके खा लें, डिवाइड करके खाएं, थोड़ा थोड़ा खा लें। जी बिल्कुल, सोने से कम से कम 2 घंटे पहले रात का खाना खाएं, ताकि वो हजम हो जाए, आपको नाइट पे फौरन रिफ्लेक्स नहीं ना सो जाना चाहिए आपको। कम से कम आपको आइडिया होना चाहिए कि अगर आपका बेड टाइम जो है वो 10 बजे है तो आपको 8 बजे तक अपना डिनर कर लेना चाहिए। ताकि आपका ना सहरी के बाद आप क्या रिकमेंड करेंगे? सहरी के फौरन बाद जिस तरीके से कोई एक्टिविटी नहीं होती है, खास तौर पे ख़वातीन की, क्योंकि मर्द हज़रात तो फिर भी मस्जिद चले जाते हैं, थोड़ी सी उनकी वॉक हो जाती है, लेकिन ख़वातीन जो बिल्कुल नमाज के बाद सो जाती हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? यही है कि एक तो आपका जो सर वाली साइड थोड़ी ऊंची हो, दूसरा आपके कपड़े टाइट ना हो, इन्हीं दोनों पे आप तवज्जो दें। खाने में आप वो बैलेंस रखें, रोटी साथ में उतनी जगह पानी की भी छोड़ें, मैदे की वो बहुत ज़्यादा ओवरफिल्ड ना करें, बस यही। और सहरी के ठीक है। अफ्तारी का भी यही है, क्योंकि आपका जो स्टोमिक है वो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है सारा दिन रोज़े की वजह से। एकदम जब खाएंगे वो उतनी तेज़ी से
ریلیکس نہیں ہوتا اس کے مسلس. بالکل تو آپ کو صحیح. تھوڑا تھوڑا کر کے کھانا چاہیے, پہلے اچھا. پانی پئیں. ڈاکٹر صاحب ایک کال ہمیں یہاں پہ ریسیو ہوئی تھی, دو کہ ہم اسے اپنی ٹرانسمیشن میں شامل نہیں کر سکے, کال ڈراپ ہو گئی, لیکن سوال ان کا بھائی کا یہ تھا کہ گیسٹرک ریفلیکس کی بات انہوں نے کی کہ ایسڈس کی زیادتی کی وجہ سے یہ کچھ یہ بات جو ہے کھانے کی زیادتی, کھانے کی تیزابیت ہوتی ہے, یا پھر ایسڈس کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے؟ نہیں, یہ تو اس کے دو میکانزم ہیں اصل میں. ایک تو آپ کے جو ہوتی ہے نا مسل سٹون ہوتی ہے لوور اینڈ آف ایسوفیگس پہ, ایک تو وہ کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے ریفلکس کے چانسز, جو آپ کا اسفنکٹر ہے نا اس کی ٹون کم ہو جاتی ہے. دوسرا ایسیڈیٹی. یہ دو چیزیں ہیں, صحیح, کم کی نہیں, زیادتی کی وجہ سے. زیادتی کی وجہ سے ہوتی ہے. ڈاکٹر دانش پھر سے آپ سے پوچھیں گے, آپ ماشاءاللہ ENT اسپیشلسٹ ہیں, ناک کے امراض کے حوالے سے آپ سے بات کی, اپنے ڈفرینٹ قسم کی الرجیز بتائیں کہ آلودگی بھی اس کی بہت بڑی ریزن بنتی ہے. ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو کان ہے اور کان کی جو ویکس ہے, اس میں نیچرلی جو ایک پروسیس ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنتی ہے, اور ہم یہ جانتے بھی ہیں کہ اس پردے کی حفاظت کے لیے جو ایک باریک سا پردہ ہمارے کان میں موجود ہوتا ہے, ہمارے ایئر ڈرمس جو ہیں. اس کے علاوہ ہماری جو مائیں ہیں گھر میں خواتین, ہم دیکھا ہے کہ بچوں کے اگر وہ کانوں کی صفائی وغیرہ اور یہ وہ سب کچھ خود سے کرنا, دیکھ لینا, یہ اس کے لیے آپ کیا ریکمینڈ کریں گے؟ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, اس کو چھیڑنا نہیں چاہیے, یہ خود بخود ہی صاف ہو جاتا ہے؟ اچھا, اس میں ایک یہ بڑا اچھا ہوا آپ نے پوچھ لیا, اس سے لوگوں کو شاید کچھ اویئرنیس ہو. جو چھوٹے بچے ہیں ان کا پہلی بات کان صاف ہی نہیں کرتے, کبھی نہیں کرتے, نہ کبھی کسی ڈاکٹر سے کرواتے ہیں, ٹھیک ہے, اور نہ ہی کبھی گھر میں خود کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بڑوں کو بھی چاہیے کہ اگر کسی بچے کو کوئی تکلیف ہو رہی ہو, رو رہا ہو کان میں درد کی وجہ سے, تو اس کو پھر یہ ہے کہ آپ اپروپریٹ کنسلٹنٹ سے اس کو کنسلٹ کریں اور اس کو دیکھیں کہ اس کو جو پین ہے وہ کیوں ہے, کیوں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب بچوں کا نارملی ہم لوگ نارمل بیسز کے اوپر بھی ہم لوگ بھی اس کی کلیننگ یا اس کو صفائی نہیں کرتے, اس کو ہم واش نہیں کرتے ایئر کو, کیونکہ بچوں کے کان جو ہیں ان کی ایک تو کنال کی کچھ ڈائریکشن ایسی ہوتی ہے, اور دوسرا یہ کہ بچے جو ہیں وہ بڑے نان کوپریٹیو سے ہوتے ہیں, اگر ان کو ہلکا سا بھی پنچ کرے گا وہ موو کریں گے, اور اس سے ان کے کانوں کا جو پردہ ہے وہ ڈیمیج ہو سکتا ہے, کنال ڈیمیج ہو سکتی ہے. تو اس لیے ہائیلی یہ ناٹ ریکمینڈیڈ ہے کہ آپ نے کبھی بچے کو نہیں کرنا, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ کہ اور ہاں بڑوں کو بھی خود سے, تو یہ جو ہم کاٹن برڈز کر لیتے ہیں یوز, یا یہ شہد تیل کا استعمال بھی جو کانوں میں اکثر خواتین جو ڈال دیتی ہیں, جو ہے وہ کچھ حد تک اس کو لیکویفائی کر دیتا ہے, ویکس کو کر لیتا ہے, اس کے بارے میں اتنا ریکمینڈ نہیں کر سکتا. لیکن جو یہ ہم کاٹن برڈز یوز کرتے ہیں یا پنز یوز کرتی ہیں خاص طور پہ عورتیں یا گھر میں اور باقی مرد بھی, تو وہ بہت غلط ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے پاس پھر جب پیشنٹ آتا ہے تو اس کی حالت اتنی خراب ہوئی ہوتی ہے, کان کا پردہ جو ہے وہ پوری طرح سے یا تو پھٹ چکا ہوتا ہے یا ڈیمیج ہوتا ہے, اس کی جو ایئر کنال ہے اس کے اوپر کافی زیادہ ڈیمیج ہو گیا ہوتا ہے. تو اس لیے اس طرح کی چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے, اس طرح کے مینوورز کو اوائڈ کرنا چاہیے. اور جب بیٹر اس چیز کے لیے لوگ بیٹھے ہیں, آپ ان کو جا کے کنسلٹ کریں. رحمت رمضان, رحمت رمضان, رحمت رمضان. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ کان ناک گلے کی ہم تو بات کرتے ہیں کہ یہ آپس میں جو ہے ان کا کنیکشن ہے, یہ کنیکٹڈ ہے. آنکھوں کو ہم اس سے بالکل الگ کر جاتے ہیں, اس کی کیا ریزن ہے؟ جبکہ اگر آنکھوں میں کوئی بھی دوا ڈالی جائے تو ہمیں وہ اپنے حلق سے گزرتی ہوئی اترتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. دیکھیں وہ اس میں یہ ہے کہ آنکھ کا جو کنیکشن ہے ناک کے ساتھ وہ ایک سمپل ایک چھوٹی ڈکٹ کے ساتھ ہے, لیکن اس کا بیسیکلی اس چیز کا کوئی اتنا زیادہ رول نہیں ہے ہمارے اس کے ورکنگ کے ساتھ, بہت زیادہ نہیں ہے معمولی سا ہے, کوئی بہت زیادہ اس کی ورکنگ کا نہیں ہے. لیکن جو ایئر نوز اور تھروٹ کا آپس میں کنیکشن ہے اور جو ان کی آپس میں فزیولوجی ہے, جو ان کی ایک پورا ایک جو ہارمنی ڈیولپ ہو کے سارے کام کرتے ہیں, وہ آپس میں کنیکٹڈ ہے. آئی کے ساتھ اس طرح کا نہیں ہے. آئی کی یہ جو نیزو لیکریمل ڈکٹ ہے, اس سے کچھ حد تک ٹیئرز کا ادھر جانا یا آپس میں مائلڈ سا ایک کنیکشن ہے اس سے, لیکن اس سے آپس میں ان دونوں کی ورکنگ افیکٹ نہیں ہو رہی. لیکن ایئر نوز اور تھروٹ کی جو ہے آپس میں جو کنیکشن ہے یوسٹیشن ٹیوب کے تھرو, اس سے ان کی آپس میں ورکنگ جو ہے وہ پراپرلی افیکٹ ہوتی ہے. اگر آپ کا گلا خراب ہے آپ کے کان بند ہو جائیں گے, ناک بند ہے کان بند ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, اینڈ وائس ورسا, ٹھیک ہے. تو ادھر کا انفیکشن ادھر جا سکتا ہے, ادھر کا انفیکشن ادھر آ سکتا ہے, یہ آپس میں بہت زیادہ انٹرمنگلڈ ہے. تو اس لیے ہم لوگ ان کو ایز اے سسٹم پڑھتے ہیں اور آئی کو ہم ڈفرینٹ دیکھتے ہیں.
डॉक्टर साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं। एसिडिटी के हवाले से मैं सवाल करूंगी कि क्या एसिडिटी जो है ये आपके दांतों पे भी कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसका कोई इफ़ेक्ट होता है, दांतों की रंगत का ख़राब होना या मैदे की तेज़ाबियत का आपके दांतों पे किसी और किस्म की बीमारी का होना, मुंह में पैदा होना, क्या ये भी कोई कॉज हो सकती है? दांतों को तो डायरेक्टली कुछ नहीं करेंगे, मुंह के स्मेल आ जाना, इसके अलावा आपकी खांसी की कैफियत हो जाना, फेफड़ों में सोजिश हो जाना, जब तजाबियत बुखारात ऊपर की तरफ आते हैं ना, ऊपर से सांस की नाली और गले तक रहते ठीक है, यानी अगर किसी शख्स के किसी भी फर्द के मुंह से बू आती है, हमें स्मेल महसूस होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सफाई मुंह की सही तरीके से नहीं कर रहा। बिल्कुल नहीं, हाइजीन है, हाइजीन प्लस आपकी डिस्पेप्सिया, अच्छा, दोनों चीज़ें ही कॉज हो सकती बिल्कुल है। ऐसा ही। बिल्कुल ठीक हो गया। आप दांतों की सफाई के हवाले से तो मैं आपसे नहीं पूछूंगी कि इसका बेटर जवाब जो है हम एक डेंटिस्ट ही दे सकते हैं, लेकिन ये कि हम बाकी अमराज के हवाले से बात कर सकते हैं। है ना, वो दांतों को कुछ नहीं कहेगी डायरेक्टली। अच्छा, ये जो चीज़ों की तासीर, ठंडी तासीर होती है, गर्म तासीर होती है, ये इसकी क्या साइंस है, ये क्या लॉजिक है? इनफैक्ट हमारे ख्याल में तो कोई ठंडी चीज़ गर्म चीज़ नहीं है। अच्छा हर वो चीज़ जो तजाबियत ज़्यादा करे वो गर्म है, अच्छा, जो तजाबियत कम करे वो ठंडी है। ठीक है, अब गर्म कौन सी चीज़ें हैं? वो है ऑयल, ठीक है, चिकनाई, तेज़ मिर्च मसाले, ज़्यादा चावल, मीन टू से तेज़ मिर्च मसालों वाले, और चाय। अच्छा, चावल भी तो तरह तरह के बनते हैं, वो जो मीठे भी चिकनाई बनते वाले हैं, होते हल्के हैं, मसाले के भी तड़के वाले बनते हैं। होते हैं, जो जिसमें चिकनाई ज़्यादा होती है, तड़का जिसमें ज़्यादा होता चिकनाई ज़्यादा हो, है, मसाले boil ज़्यादा नहीं हो, वो मीन टू इन चीज़ों को, और प्लस चाय। ठीक है, इन चाय चीज़ों- भी, चाय, क्योंकि अच्छा। चाय भी जो आपकी अंदर डिस्पेप्सिया, आपकी जो कॉफ़ी के बारे में क्या कहेंगे? कॉफ़ी भी सेम ठीक है, सेम इफेक्ट। तो ये सारी चीज़ें हम इनको गर्म कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा हर वो चीज़ जो ये नहीं करती वो ठंडी। अच्छा, जिस्म पे क्या असरात होते हैं? बहुत ज़्यादा आप ऐसे ड्रिंक्स आप लेने लग जाएं, ड्रिंक्स बहुत बुरे हैं, बिल्कुल भी अच्छे ड्रिंक्स नहीं है। बहुत बुरे हैं। ये आप क्या बेसिकली रिकमेंड करेंगे कि अगर आपको प्यास हो रही है या आपको मिनरल्स की जो है वो आपको कमी महसूस होती है, आप क्रेविंग होती है कि अच्छा ये ड्रिंक लेने नाम में नहीं लूँगी, समहाउ मार्केट में बहुत सारे ऐसे ड्रिंक्स अवेलेबल सबसे हैं, बेस्ट वाटर, पानी। सबसे बेस्ट है कि पानी है। बाकी जो हमें मिनरल चाहिए होते हैं वो हम डाइट से ले लेते होते हैं, उसका कोई इशू नहीं है, पानी चाहिए होता है। कैफिनेटेड ड्रिंक्स जो हैं, क्या ये Sorry, कुछ कैफिनेटेड ड्रिंक्स जो हैं, क्या ये इनका कोई नशे से कोई ताल्लुक है? जो कैफीन रिलेटेड, जी। इनफैक्ट कैफीन बॉडी को थोड़ा एक्टिव कर देती है, एक्टिव कर देती है, करती है। जैसे कैफीन हो गई, चाय हो गई, ठीक तो है। कुछ लोग सुस्ती को खत्म करने के लिए कुछ वैसे साइकोलॉजिकली, अच्छा, कुछ लोगों को वो तो नींद active आने लग जाती है चाय पीकर। दैट इज बॉडी पे डिफरेंस इफेक्ट Body है सबका, पे लेकिन depend ओवरऑल जो करता है जो कैफीन है वो आपको एक्टिव करती है। ठीक है। तो कैफीन ले लेना कोई बुराई नहीं है कॉफ़ी की शक्ल में, लेकिन अगर आप उसके ड्रिंक्स लें, उसमें और चीज़ें हों, ज़्यादा एसिडिटी हो, सिट्रस फ्रूट्स चीज़ें हों, अच्छा। वो सही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। मतलब कॉफ़ी अगर एक कप लेना चाहते हैं जी, सुबह जी। के टाइम तो मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं, अच्छा चाय का डॉक्टर भी साहब क्या रिकमेंड करेंगे? सहरी में भी आपने बताया कि हम जी, लोगों को बिल्कुल। जो है वो बैलेंस डाइट का इस्तेमाल लेना करना चाहिए और ख्याल रखना चाहिए पूरे दिन किस तरीके से जो है पानी की कमी पूरी की जाए, बिल्कुल। खाने की जो शिद्दत है, भूख की शिद्दत को भी कम किया जाए। इफ्तार में हमारे लिए क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा सपोर्ट कर सकती हैं बिल्कुल हमारी बेस्ट तो सेहत यही है कि अफ्तार में चूँकि आपका स्टोमिक सारे दिन का बिल्कुल कॉन्ट्रैक्टेड हुआ होता है, तो उसको एकदम फिल अप ना किया जाए। पहले आप जस्ट पानी पी लें 2-3 गिलास, कम से कम मैं तो रिकमेंड करूँगा 3 गिलास मिनिमम, 3 to 4। उसके बाद आप हल्का सा कोई फ्रूट ले लें, वेट कर लें, नमाज़ पढ़ लें, नमाज के बाद अपना खाना खाएं। दैट इज़ द सही। बेस्ट इन माई ओपिनियन। अच्छा बाकी लेट नाइट आप स्नैक्स लें, ठीक है, जब सोते हुए ठीक है। कुछ भी स्नैक्स ले लें, उसमें आप फ्रूट लेना चाहते हैं, चाय लेना, ठीक कुछ है, लोग ठीक वैसे दूध बेस्ट है, चाय तो दूध बेस्ट है। हाँ नहीं अच्छा दूध बच्चे भी दूध बेस्ट है। अच्छा अगर बच्चे मांगे कि चाय चाहिए तो क्या मना करना चाहिए? बच्चों को चाय देनी चाहिए? नॉट वेरी गुड, चाय Not very अच्छी good. नहीं है, लेकिन कोई इतनी स्ट्रिक्शन भी नहीं है कि उसको बिल्कुल मना करना है, एक सही। आध कप आप ले भी सकते हैं, कोई मसला ठीक है। अच्छा डॉक्टर दानिश, एक गले के, मैं इसको मर्ज भी नहीं कहूँगी, मुझे तो खैर समझ भी नहीं आ रहा, आप बेहतर तरीके से समझा सकते हैं मुझे कि हम यंग जो बॉयज़ हैं, लड़के हैं, उनमें अक्सर देखते हैं कि गले में ये जो एडम्स एप्पल ये हड्डी का जो नुमाया हो जाना है और काफ़ी प्रोमिनेंट हो जाता है कि अक्सर बात भी कर रहे होते हैं ना, तो मेरी जो नज़र है वो ऐसा होता है कि अगर किसी लड़के को मैं इस तरह से देखूं कि जिसकी हड्डी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो तो उसके चेहरे को छोड़ के मेरी नज़र भी वहाँ चली जाती है। तो वो अक्सर हमें दबाते हुए भी नज़र आ रहे होते हैं कि ये चीज़ें नॉर्मल हो जाए। ये क्या कोई बाय डिफ़ॉल्ट है या ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ठीक हो जाता है? कोई ट्रीटमेंट है? कुछ बाय डिफ़ॉल्ट है, कुछ हाइपोथेसिस हैं कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से ये एग्जैजरेटेड होती है, कुछ बाकी डिफरेंसेस हैं।
बस है फिजियोलॉजिकली है ये, इसके अंदर ज़्यादा ऐसा नहीं है, कुछ कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। हाँ मेल्स के अंदर नॉर्मली ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं जी। एडम्स एप्पल जो है ये मेल्स में ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। उसकी वजह जो एक मेनली है वो टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन है उसका ज़्यादा होना है, अच्छा। ठीक है। और ये कई लोगों के अंदर ज़्यादा उसकी जो वजह एग्जैजरेटेड इसकी प्रोमिनेंस की वजह जो है वो भी ये टेस्टोस्टेरोन ही होता है ज़्यादातर, इसके अलावा देयर इज़ नथिंग एल्स इन इट। तो इस टॉन्सिल्स की बीमारियां बच्चों को बहुत हो जाती हैं, ठंडे मशरूबात का बहुत इस्तेमाल शुरू कर देते हैं गर्मियों के मौसम में, माओं की बात भी नहीं सुनते हैं, बड़ों की बात नहीं सुनते, क्या करें? टॉन्सिल्स के बारे में तो यही है कि जिनको रिकमेंडेड है कि जो बच्चा साल में 2 से 3 दफ़ा या 4 दफ़ा बीमार हो रहा है और उसकी छुट्टियां हो रही हैं, मतलब स्कूल जाने से उसको 2-3 मतलब हफ्ता या 2 हफ्ते उसने छुट्टियां की हैं, 3 हफ्ते उसने बीमारी की वजह से छुट्टी की है, तो उसका बेस्ट हेल्थ तो यही है कि अगर उसको टॉन्सिल्स इन्फ्लेम्ड है तो फिर उसका ऑपरेशन जो उसको टॉन्सिलेक्टमी कर देना, उसकी ऑपरेट कर देना ही उसका जो है वो बेटर सोल्यूशन है। ये टॉन्सिल्स बेसिकली एक लिम्फॉइड टिश्यूज़ ही हैं, ये इनकी ये हमारे जो लिम्फ नोड्स के एग्रीगेट्स होते हैं, लिम्फॉइड एग्रीगेट्स होते हैं, वो इकट्ठे होकर ये बनाते हैं। अब होता ये कि बार बार इन्फेक्शन की वजह से ये फूल जाते हैं, ठीक है। तो फूलने की वजह से ये काफ़ी सिम्टम्स कॉज कर सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स हो सकते हैं, जिसमें उनको बच्चे को खाना खाने में तकलीफ़ हो सकती है, सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है। फिर इसके साथ ये सिर्फ़ और सिर्फ गले की हद तक नहीं है, ये ही इन्फेक्शन जो है जैसे आपको बताया कि ईयर, नोज़ और थ्रोट आपस में कनेक्टेड है, तो जब ये आप इधर से ब्लॉकेज होती है तो इस ब्लॉकेज की वजह से ये थ्रू आउट फिर आगे एग्रीवेट करती है, चीज़ों को ख़राब करती है। हम बच्चों के कानों में इन्फेक्शन का एक मेन सोर्स हो जाती है, ठीक है। और बच्चों के सुनने की समात को, जो उनकी समात है उसको मुतासर करती है, उनकी जो बाकी कांस्टेंट उनको हेडेक रहने लग जाती है, वीक होने लग जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस कंप्लेंट कि वो कुछ खा पी नहीं सकते, ज़्यादा उनसे निगला नहीं जाता। तो फिर ऐसे केसेस के अंदर जो इतने ज़्यादा एग्जैजरेट कर जाए उसके अंदर तो हल यही है कि ऑपरेट कर लिया जाए, उन्हें ऑपरेट करवा लिया जाए। जी ऑपरेट करवा दिया जाए। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, एक और भी सवाल है इससे रिलेटेड मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन जानना चाहूँगी कि चीज़ भी देखने में आई है कुछ लोगों में कि कभी अगर बचपन में चोट लग गई है चेहरे पर या जवानी में कोई ऐसा फ्रैक्चर हो जाता है जिसकी वजह से उनको कोई ट्रीटमेंट कराना पड़ता है और बाद में अगर वो कोई सख्त चीज़ चबाते हैं तो उनका जो जॉ है वो डिसलोकेट हो जाता है या उससे आवाज़ आने लग जाती है, तो ये इसका क्या हल है, इसका क्या ट्रीटमेंट है? देखिए इसमें सबसे पहले तो ये एक बात है कि ये बेसिकली जो हमारा जॉइंट होता है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट होता है यहाँ पे, इसकी बेसिकली ये मूवमेंट जो है वो इसी जॉइंट की है। अब इस जॉइंट के ऊपर जो इसका बेटर हल है वो तो ये है कि अगर तो वो जॉइंट इंटैक्ट है, ठीक है, फिर तो उसको हमें कंजर्वेटिवली ही मैनेज कर लेना चाहिए। कंजर्वेटिवली मैनेज किस तरह करना चाहिए कि उसकी मूवमेंट को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, ठीक है। वो एक बड़ा देसी सा नुस्खा होता था पुराने ज़माने में, माइयाँ जो काफ़ी अम्माएँ होती थी वो क्या करती थी कि बांध देती थी, जबड़े को बांध देती थी जिसको इस तरह का मसला होता था। तो इस तरह का जो मोबिलिटी है उसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर दें कुछ देर के लिए, साथ कुछ मसल रिलैक्सेंट्स वगैरह दें, और अगर जो उसको बाकी कोई एंजाइटी रिलेटेड उसको जो फीचर्स हैं उसको रिलीव कर दिया जाए, ये मसला कुछ हद तक हल हो जाता है। हाँ लेकिन अगर जॉइंट के अंदर ही कोई एबनॉर्मेलिटी हो गई है तो फिर उसको हमें ऑपरेटिवली या उसको कोई एग्रेसिव उसको कोई ट्रीटमेंट करके ही हमें उसको ठीक कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। अगर मतलब उसका कैप्सूल डैमेज हो गया है या उसका कोई जो आर्टिकुलेशन साइट है वो डैमेज हो गई है तो फिर उसके ऊपर थोड़ा सा हमें करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आज का बहुत ट्रेंड है, हम देखते हैं कि लोग जो है वो विटामिन का जो इनटेक है वो फूड की बजाय इंजेक्शन से करना शुरू हो गए हैं, स्पेशली विटामिन डी का जो है हसूल है वो आप इंजेक्शन से ले रहे हैं, ये ठीक है? आइडियल तो ये है कि पहले फूड से और सन से, फूड से और सन से इस चीज़ को पूरा करें। अच्छा हमारे यहाँ जो गर्म मुल्क है हमारा और सनबर्न की शिकायत हो जाती है, आप अर्ली मॉर्निंग सनस्ट्रोक हो जाता है, जब राइजिंग इसका प्रॉपर तरीका आप बताइए। उसका तरीका ये होता है कि जब आपका जो है ना ये सूरज चढ़ रहा हो या उतर रहा हो उस दौरान आपने सन लेनी होती है। वो सबसे ज्यादा बेस्ट टाइम कितनी देर के लिए आपको खड़े रहना चाहिए सूरज की रोशनी में या बैठना चाहिए? 40-45 मिनट्स। अच्छा इसका रंगत से भी कोई ताल्लुक है? हाँ जी, इसमें जी क्या असर पड़ता है?
اس میں ڈارکنیس ہوتی ہے کیونکہ جو وائٹامن ڈی جو بنتا ہے نا پھر لیکن ڈارکنیس. جو انٹیک ہے جو آپ پی رہے ہیں یا کسی انجیکشن کی فارم میں لے رہے ہیں ہاں جی اس سے نہیں, اس سے نہیں ہوتا, لیکن اس لیے سورج کی روشنی سے یہ ہوتا ہے. اس سے بہتر ہوتا ہے, اس سے بنتا ہے نا. اچھا یعنی بیسٹ آئیڈیل تو نیچرل ہی ہے نا, لیکن ہم لوگ زیادہ یہ رنگت کو کالی نہ ہونے کی وجہ سے, اس بچنے کی وجہ سے ہم نہیں لیتے, زیادہ کورڈ ہو جاتے ہیں باقی چیزیں. اچھا ایک آئیڈیل تو یہ ہے کہ ہم اس سے ہی لیں, نہیں تو پھر انجیکشن یہ جو ہے انجیکشنز اور اب تو کیپسولز بھی ہیں اویلیبل, آلٹرنیٹ ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کام چلتا ہے. اچھا اگر رنگت میں تبدیلی آ رہی ہے, گہرے رنگت میں تبدیلی اتنی نہیں آئے گی جتنا کہ گوری رنگت میں تبدیلی آئے گی, تو کیا گوری رنگت میں جو وہ اس کا ایبزاربشن ہے وہ زیادہ ہے, اس میں ٹینڈنسی زیادہ ہے اس کو ایبزارب کرنے کی, یا وائٹامن ڈی کو کا انٹیک لینے کی؟ کیمیکلز ہوتے ہیں نا وہ بنتے ہیں تو وائٹامن ڈی بننا شروع ہوتا ہے, تو وہ بیسیکلی ان کی رنگت ہوتی ہے یہ بلیکننگ, وہ کیمیکلز کی جو اندر ہیں. انفیکٹ اصل میں آئیڈیلی کلر تو وہی ہے جو کہ سن کے ایکسپوئر کے بعد ہے. بالکل ٹھیک ہے, آئیڈیل تو وہی ہے نا. جی بالکل ٹھیک ہے. تو باقی اگر کوئی مطلب اس سے بچ کے گورا ہونا چاہتا ہے تو وہ علیحدہ ایشو ہے, ادروائز آئیڈیل تو وہی ہے جو خدا نے کہا ہے, وہ تو یہی ہے کہ آپ نے کہ وہ آپ جی 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 کہ وہ آپ سن کوئی ایکسپوئر کے ساتھ وائٹامن ڈی بنائیں. وہ ہمارے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے ہماری والدہیں تو ہمیں سن میں رکھتی ہوتی تھی بڑی بڑی دیر. اچھا بالوں کے جو گروتھ ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوتی ہے جیسے پہلے وقتوں میں ہوتی تھی. بال تب تو شیمپو بھی نہیں ہوتے تھے, کنڈیشنر بھی نہیں ہوتے تھے, اب تو طرح طرح کی چیزیں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, طرح طرح کے سیرم مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. سیرم سے بھی یاد آیا کہ بڑا اچھا ہوتا ہے بالوں کے لیے, بڑا نرم کر دیتا ہے, بالوں کو بڑا خوشنما کر دیتا ہے. اس کے علاوہ کنڈیشنر اویلیبل ہے مارکیٹ میں, شیمپوز اتنے اچھے اچھے اور اتنی ان کی برانڈنگ ہو رہی ہے, اتنی ایڈورٹیزمنٹس ان پہ بن رہی ہیں, اس کے باوجود بھی بال اتنا ہیلدی نہیں ہے, بالوں کی وہ گروتھ نہیں ہے جب پہلے وقتوں میں ہوتی. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم جو ڈائٹ سے ہمارے وائٹامنز ہیں وہ کم ہو گئے ہیں, ہماری وہ ڈائٹ نہیں رہی, اس ڈائٹ میں اتنی جس کہتے ہیں نا خالص پن نہیں رہا. دوسرا سٹریس بہت زیادہ ہے, سٹریس بھی اس کی وجہ. اچھا ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی پریشانی ہو, کوئی پرابلم ہو, کوئی فکر ہو تو آپ کے بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں, اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں میں نے تو شیمپو بدلا تھا, تو شیمپو بدلنے سے میرے بال جھڑنا گرنا چاہیے. کیا یہ بھی ریزن ہوتی ہے شیمپو بدلنا؟ شیمپو اچھی برانڈ کا استعمال کرنا چاہیے, ریکمینڈیڈ, یا اپنے ڈاکٹر, اس کے لیے بھی ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, آپ کیا کہیں گے؟ آئیڈیلی جو ہوتے ہیں نان جو کیمیکل جن میں کم سے کم ہو, نان میڈیکیٹڈ, جیسے نام تو نہیں میں لینا چاہتا, جیسے بچوں میں جو ہم شیمپو یوز کرتے ہیں دیٹ از دا آئیڈیل. اچھا اس کی بڑوں کو بھی وہی شیمپو استعمال کرنا آئیڈیلی, اس کی جو ہے نا وہ کیمیکل, اس کی جو پی ایچ چیزیں ساری آئیڈیل ہیں سر دھونے کے لیے. واو جناب, بہت ہی اچھی, بہت ہی مفید بات آپ نے یہاں پہ آخر میں بھی شیئر کر دی. تھینک یو سو ویری مچ کہ آپ دونوں ہماری پروگرام میں, ہمارے ٹرانسمیشن میں شریک ہوئے, اور اتنی زیادہ آپ جو ہے پیاری پیاری سی مفید قسم کی باتیں آپ نے ہمارے ساتھ, ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کی. جناب ہمارے ہیلتھ سیگمنٹ کا یہاں پہ اختتام ہوا ہے, لیکن ہماری ٹرانسمیشن کا سلسلہ اسی طرح سے جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. رحمت رمضان, رحمت رمضان.